अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अर्शद। नाज़रीन, मुल्क में ज़राई इनकलाब लाने के लिए वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ खासे मुतहरिक हैं। इस हवाले से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार का इनेकाद भी किया गया, जिसमें अहम वज़रा समेत ज़राई माहिरीन ने भरपूर शिरकत की। ये भी वज़ीर आज़म की जानिब से बताया गया कि ज़राअत के शोबे में 30 से 40 अरब तक की सरमायाकारी हो सकती है। पाकिस्तान क्योंकि एक ज़रई मुल्क है, लिहाजा इस जानिब तवज्जो देना अब नागुज़ीर हो गया था। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है, पाकिस्तान को इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे और आर्मी का इसमें क्या किरदार है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कुछ अदालती केसेस आज बड़े अहम रहे हैं। साना है 9 मई के वाक़यात पर दर्ज मुकदमात में अहम पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन PTI को दहशतगर्दी के मजीद 3 मुकदमात में नामजद कर लिया गया है। इसके अलावा उनकी बहन डॉक्टर उज़मा के खिलाफ करप्शन का एक और मुकदमा दर्ज हो गया है और ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि डॉक्टर उज़मा ने जालसाजी से करोड़ों रुपए की ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करवाई है। इसके अलावा जुलाई के महीने में वही हम पहले भी बात करते रहे हैं कि बड़ी अहम गिरफ्तारियां मुतवक्की हैं। इसके अलावा ये भी हमने आज देखा कि तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। साइफर तहकीकात में भी चेयरमैन PTI को नोटिस जारी हुआ है और उन्हें 17 जुलाई तक उनसे इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया गया है। और दूसरी जानिब अगर हम कुछ मईशत की बात कर लें तो वज़ीर ख़जाना आजकल खासे मुतमईन है। उन्होंने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब से सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करवा दिए गए हैं, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है और जो पाकिस्तान की मईशत है उसे काफ़ी हद तक सहारा मिला है। इसके अलावा प्रोग्राम में कुछ और भी अहम मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे। इसमें एक बड़ा अहम मामला आज हमारी नज़र से गुजरा, वो ये था कि कम उम्र तलबा को मंशियात की फराहमी का IG सिंध की जानिब से सख्ती से नोटिस दे लिया गया है। यकीनन ये बहुत बड़ा मसला है और ये भी एक साजिश है कि नौजवान नस्ल को मनशियात की लत लगाकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जो है वो दाव पर लगाया जाए। इसके अलावा इसराइल की जानिब से आज पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक हैं उस हवाले से तनकीद का निशाना बनाया गया है, यानी खुद दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फजीहत। ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, लेकिन दफ्तर खारजा की जानिब से इस इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया है। प्रोग्राम में अपने मेहमानों का मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। अपने मेहमानों से सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। मुनव्वर बट लाहौर स्टूडियो से, काशिफ इस्लामाबाद स्टूडियो से और इम्तियाज़ साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कमर चीमा साहब, बताइएगा सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम कितनी अहमियत का हामिल है, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा और आर्मी का इसमें आप क्या किरदार देखते हैं? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में है कि आर्मी का किरदार तो हम पहले इसको डिस्कस कर लें कि आर्मी का किरदार जो है वो जैसे ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से जब प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, भले वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भले वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस हवाले से एंड देन फिर बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें आर्मी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब रही बलूचिस्तान में, उसकी वजह से आपको पता है चाइनीज़ जो है वो भी हैं कि पाकिस्तान वो हमें मदद नहीं कर सकता। इसी हवाले से चाइना ने पाकिस्तान और ईरान के साथ पिछले हफ्ते एक डायलॉग भी किया चाइना के अंदर। खैर, ये जो क्वेश्चन है अब एग्रीकल्चर का, अब इसमें आप देखें कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो मास्टर प्लान था उसमें एक एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन भी मौजूद था और लेकिन वो अंडरमाइन रहा। हम ज़्यादातर बात करते रहे कि जनाब हमें अपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी को देखना है और हम या फिर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की तरफ की बात करते रहे, क्योंकि उनकी वजह से हम समझते थे कि एक्सपोर्ट होगी, लेकिन वो भी हम उसमें भी कोई कामयाबी हासिल ना कर सके। अब क्योंकि ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि फूड सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है हमारे लिए, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है। हम अपने आपका जो GDP प्रोपोर्शन है उसमें हम बड़ा कहते थे कि जनाब एग्रीकल्चर जो है वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि सर्विस सेक्टर ज़्यादा आगे आता है। हम कॉन्स्टेंटली शुगर भी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। मेरा ख्याल है ये
जो बात एक आखिरी पॉइंट कर लूँ, ये जो बात है कि बाहर से इन्वेस्टर आएंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये मेरा ख्याल है दुनिया को इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान के पास लैंड तो मौजूद है, लेकिन उसका सही साइंटिफिक इस्तेमाल करना, ये फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता। फौज जो है वो नॉर्मली जो है वो प्राइवेट बिजनेसेस में उनकी पार्टिसिपेशन रही है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, और लार्जर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो स्ट्रक्चर है उसको एक स्टेबिलिटी देने के लिए इन्वेस्टर्स को ये बताना कि पाकिस्तान की फौज सियासी हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, ये पिछले 8-10 साल से हम ये कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है ये उसी इनिशिएटिव को मजीद पुश करने के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर में उन इन्वेस्टर्स को लाने के लिए एक अच्छा अमल है जी। ठीक है। अच्छा मुनव्वर, आपका क्या ख्याल है, फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और अब जो ये ग्रीन पाकिस्तान है प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, आप क्या समझते हैं ये कितना फायदेमंद साबित होगा? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। हमारे दोस्त ने बड़ी तफसील के साथ इस पे बात कर दी। मैं यहाँ पे अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये गंदारा जो आर्ट, इसके हवाले से जो सेमिनार हो रहा है और जो हुकूमत कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाए, तो मैं उस पर अगर आपकी इजाज़त हो तो बात कर लूँ कि पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत बहुत एसेट मौजूद है। कराची से लेके गिलगित बाल्टिस्तान तक हमारे पास इतने कदीम और नायाब किस्म के एसेट मौजूद है गया कि भी अगर आप इस चीज़ को सिक्योर कर लें और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर ले तो दुनिया से हमारे पास इतना टूरिज्म वो हो सकता है। इतनी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बुद्धा के जितने भी इम्पोर्टेंट और नायाब किस्म के स्टैचूज मौजूद है वो शायद दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। बिल्कुल। और बुद्धा के मानने वालों की दुनिया में बड़ी तादाद है। अगर आप यहाँ से टेक्सला से सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान तक जाएं तो आपको पहाड़ों के ऊपर बुद्धा के तराशे हुए मुजस्समे नजर आते हैं, और उनकी इतनी कदीम और मुतबर किस्म की जो इबादत गाहें हैं वो यहाँ पे मौजूद है, और ये हमारी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बड़ी कारआमद चीज़ साबित हो सकती है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। पाकिस्तान में उनके मक्का और मदीना दोनों ही मौजूद हैं। यहाँ पे जो बाबा गुरु नानक साहब के जो चिल्ले काटे उनकी रिहाइश गाह और उनकी आखिरी क़यामगाह, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। अगर हम सिर्फ इस हवाले से अगर अपनी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी दे दे तो ये जो रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म की इसको बहुत प्रमोट कर सकते हैं, और शायद $100 बिलियन से भी ज़्यादा हमारी जो इनकम हो सकती है। तो देखने वाली बात है। अभी ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर बात की और इस्लामाबाद में ये कॉन्फ्रेंस भी चल रही है बुद्धा के जो है प्रमोशन के लिए, गंदारा आर्ट की प्रमोशन के लिए। तो ये अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे तो ये गंदारा आर्ट के साथ साथ जो सिख टूरिज्म है इसको भी अगर प्रमोट करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना ली जाए तो पाकिस्तान को शायद किसी किस्म के कर्जे की भी जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी सरमायाकारी हाँ हो सकती है। ठीक है काशिफ, आपका क्या ख्याल है, गंधारा जो सिंपोजियम का इनेकाद किया गया है उस हवाले से आप क्या कहते हैं, और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम का जो इनेकाद किया गया है ये कितना फायदेमंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, यहाँ पे एग्रीकल्चर इनपुट्स मौजूद हैं, लेकिन हम अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो बाहर से मंगवा रहे हैं। अच्छा, ये जो प्लान है एग्रीकल्चर को बेहतर करने का और जदीद तरीका उस्तवार पे, ये प्रोग्राम भी पिछली हुकूमत ने शुरू किया और इसकी जो कस्टोडियन थी या इस प्रोग्राम को लीड किया था जहांगीर तरीन खान ने, अगर मेरे देखने वालों को भी याद करवा दूँ। और उसके बाद यह कि ये कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी है। ये दो नुकात ऐसे हैं, एक एग्रीकल्चर का पॉइंट और एक ये स्पिरिचुअल सियाहत जो है, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर पिछली दौरे हुकूमत में भी कंटिन्यू काम हुआ, वो सिख कम्युनिटी के लिए हुआ हो या दीगर किसी मज़ाहिब के लिए हुआ हो। बिल्कुल ठीक है, गंधारा आर्ट भी इसमें अब शामिल हो गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि हमारे इदारे इतने कमज़ोर हैं, उनके अंदर विल इतनी नहीं है कि हम ग्रीन प्रोग्राम भी करने के लिए हमें ये चाहिए, सपोर्ट चाहिए फौज की।
हमें सैलाब के लिए भी सपोर्ट चाहिए, सैलाब की जो रेस्क्यू के लिए फौज की, हमें दीगर मामला के लिए भी सपोर्ट चाहिए फौज की। तो हमारे जो दीगर इदारे हैं उनको भी स्ट्रेंथ करनी चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि हम उसके ऊपर कौम का इतना पैसा क्यों लग रहा है। तीसरी जो बात है कि जो एग्रीकल्चर प्लान है जिसके ऊपर खुद आर्मी चीफ बड़े फोकस्ड है और बड़े उसमें वो दिलचस्पी रखते हैं, उसके अंदर भी मेजर इनपुट सऊदी अरेबिया की होगी। अब देखें, हम बाहर से इनपुट लेके आ रहे हैं, फाइनेंशियल इनपुट लेके आ रहे हैं, और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है कि सी पैक कॉरिडोर जैसे मुकम्मल हो जाएगा और सी पैक कॉरिडोर से अब हम गवादर से लेके रशिया तक बाई ट्रक हम अपनी गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम के जरिए ट्रेड शुरू हो चुका है। तो अगर हम यहां से अपनी कोई इनपुट उधर भेजेंगे और उधर से कोई इनपुट इधर मंगवाएंगे तो हमारा जो डॉलर कंजम्पशन है वो कम से कम होगा। सो एग्रीकल्चर जो है ये वाहिद वो चीज है जो हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद है, सिर्फ विल की जरूरत थी। शायद वो विल जो है अब आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जो है उनकी जानिब से जब एंडोर्समेंट हुई है तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये एक कंटिन्यू और कंसिस्ट विल के साथ इस पे काम किया जाएगा। अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कर लें, अगले 10-20 साल का प्लान कर लें, और उसके बाद हम पानी के मामले के ऊपर डैम्स के छोटे छोटे डैम्स का प्लान कर लें, और तीसरी चीज ये है कि हम स्पिरिचुअल जो सियाहत है जिसको अब एक नई मॉडिफिकेशन शेप में इंट्रोड्यूस करवाया गया मौजूदा हुकूमत में गो के पिछले अदवार में ये चलता रहा है ये सारा सिस्टम। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अच्छी इनपुट आ सकती है, हमें अच्छा जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, लेकिन जरूरी ये है कि हम कंटिन्यूटी के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस जानिब तवज्जो देनी होगी। इम्तियाज साहब, सयाहत का फरोग, उसके अलावा ज़राअत के हवाले से जिस तरह से अब हुकूमत अपनी तरजीहात को सेट कर रही है, आप क्या समझते हैं ये कितना जाके फ़ायदेमंद मुस्तकबिल हमारे लिए साबित हो सकता है? देखिए, सयाहत में तो अभी तक हम नाकाम रहे हैं, जो भी है। साबिक हुकूमत ने भी बहुत कोशिशें की थी। हम लोकल शायद टूरिज़म कर सके थे, इंटरनेशनल टूरिज़म हम नहीं कर सके। K2 और बड़ी बड़ी जगहें हमारे पास होने के बावजूद ये, लेकिन ये जो रिलीजियस टूरिज़म है इसको ऊपर अगर फोकस किया जाए तो इससे हमें बहुत ज़्यादा, जैसे भट्ट साहब फरमा रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी कह लें, डॉलर्स कह लें, पाउंड्स कह लें, ये सारे के सारे अवेलेबल हो सकते हैं। देखिए, करतारपुर बॉर्डर जो खोला गया सिखों के लिए, ठीक है, एक ये स्पिरिचुअल कह लें इसको कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, लेकिन वहाँ से हमारी इकनॉमी पे फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ पे हमारे पास डॉलर नहीं आए। अलबत्ता जो रेगुलर वैसे ही जो कनाडा से, अमेरिका से, लंदन से जो हमारे सिख यात्री आते हैं वाया लाहौर वगैरह, तो उधर से तो फिर भी हमें कुछ आ जाता है। लेकिन अब ये जो गंधारा के ऊपर बात हो रही है, बुधा जो है, बुधा को मानने वाले, बुधा के सबसे ज़्यादा यानी कि जो मराकिज़ कह लें या उनकी इबादत गाहें कह लें या उनके मुजस्समे कह लें, वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, हड़प्पा, टेक्सला पूरा। लेकिन मानने वाले हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा दुनिया भर में फैले हुए जो अराउंड के अंदर है। आपको याद होगा माजी में जब तालिबान के ज़माने में अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर जब बुधा का मुजस्समा था उसको तबाह किया गया था, तो पूरी दुनिया ने उसको बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया था और बहुत उसके बाद अफगानिस्तान को बहुत मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ा था। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपनी एक एक्टिविटी के ज़रिए उस गुस्से को ठंडा किया था, क्योंकि टेक्सला में बुधा की बहुत सारी निशानियां मौजूद हैं। और ये बात सही है भट्ट साहब के जी, कराची से लेकर हम गिलगित बल्तिस्तान तक, अब जैसे सिंध में एक काम शुरू किया गया है कि हंगलाज माता के जो होती हैं वहाँ पे रसूमात होती हैं, उसके लिए बस सर्विस ज़ायरीन की या जो यात्रीज हैं उनके लिए शुरू की जा रही है। और अब उसके सेकंड प्रपोजल आज भी प्रेस क्लब में हमारे मिनिस्टर आए हुए थे, शजील मेमन और नासिर शाह वगैरह, तो उधर उनसे भी ये बात हो रही थी कि इसको और बढ़ाया जाए, और आगे हम बढ़ाएं तो हिंदू मत, पारसी मत, सिख और ये जो हमारा बुधा जो है, इससे ही अगर सिर्फ इस पे हम तवज्जो दे दें तो और एक काम सिर्फ सयाहत में जो होता है होटलिंग, पीस से कहीं ज्यादा, ठीक है, अमन व अमान से कहीं ज्यादा होटल, 5 स्टार, 6 स्टार, 8 स्टार होटल क्यों होते हैं, ये स्टार किस लिए मिलते हैं? मईशत को भी बहुत ज्यादा आपको फायदा बहुत ज्यादा सहारा मिलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो किस पर कितने मुकदमात बन रहे हैं, किसकी जमानत हो रही है और किसकी गिरफ्तारी का आगे खदशा जाहिर किया जा रहा है, इन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आज की बड़ी अहम खबर ये, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई की जो बहन है उन पर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से ज़मीन जो है वो अपने नाम करवाई है। इसी मामले पर बात करेंगे। काशिफ, बताइएगा, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मज़ीद मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मज़ीद बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में गिरफ्तारियों का इम्कान है। महीना है, फाइनल राउंड है और जुलाई के महीने में मैं तो इस बात पे कन्विंस हूँ कि जुलाई के महीने में चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके अकाबरीन, उनके अहलिया, उनके रिश्तेदार जो जहाँ जिस मुकदमे में गिल्टी होगा वो काबू कर लिया जाएगा और काबू करके उसको ट्रायल किया जाएगा। डॉक्टर उज़मा के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बड़ी एफिलिएशन है और ये वो बहनों के साथ इनकी बड़ी जॉइंट है और ये वो ख़ास तौर पे डॉक्टर उज़मा वो बहन है जो बाकी बहनों को कन्विंस करके भाई के साथ ज्वाइंट करती हैं। अब डॉक्टर उज़मा के ख़िलाफ़ पहला मुकदमा हो चुका, इससे कबल जो है वो उस्मान बुज़दार की भी खोज जारी है, तलाश किया जा रहा है उन्हें, ताकि मज़ीद अच्छे और कंसोलिडेट तरीके से बाकी लोगों को भी फिक्स किया जा सके। अब जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, देखिए इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, पाकिस्तान का आइनी इदारा है और उस आइनी इदारे ने मुतअद्दिद बार नोटिस दिए। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश होते हैं, जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाने के लिए हाई कोर्ट में भी आ जाते हैं और जो है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने भी पेश हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ लगता है उनकी कोई खास जिद ना है जिसकी वजह से वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। अगर वो वहां पे बाकी तमाम अदालतों में और इन्वेस्टिगेशन में पेश हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना चाहिए था। मुतअद्दिद नोटिस करने के बावजूद ना पेश होने की वजह से मेरा ख्याल है कि आज फाइनली उनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो गए हैं और अब आप देखिएगा कि ये इस वारंट को सस्पेंड करवाने के लिए हाई कोर्ट चले जाएंगे, वहां प्रोसीडिंग शुरू करवा देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे। सो मैं तो पहले भी कह चुका हूं और मुझे इसमें कोई अभाव नहीं है कि जुलाई के महीने में बहुत सारा ज्यादा जो है वो पीक पॉइंट होगा और बिलखसूस तहरीक इंसाफ के अकाबरीन चेयरमैन जो है उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कमर साहब, आपका इस पर क्या मौकिफ है? चेयरमैन पीटीआई, फिर हमने देखा फवाद चौधरी फवाद, इसके अलावा उस्मान बुज़दार, फिर डॉक्टर उज़मा, उनकी आज उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको क्या लगता है कि पकड़ धकड़ का सिलसिला आगे जाकर कितना तेज होगा और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आपको चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी होती नजर आ रही है? देखिए, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी तो बहुत सारे केसेस में हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है वो सिस्टम क्यों नहीं सोच रहा या सिस्टम क्यों उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाह रहा, इस पे जारी बात है, ये एक क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है कि जितनी भी एक जो पीक आई थी 9 मई के बाद और फिर वो नीचे की तरफ जा रही है और जो तहरीक इंसाफ का कहा जाता है वोटर भी मौजूद है, थोड़े से लीडर्स भागे हैं, लेकिन वो जो लीडर हैं वो अभी कहीं खड़े हुए हैं, कहीं भाग गए हैं, समझ नहीं आ रही उनको करना क्या है। और वो जो तेज़ी थी वो तेज़ी रुक गई और सुनने में आ रहा है कि जब थोड़े से हालात संभलेंगे तो ये सारे लोग शायद दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो एक सियासतदानों के लिए एक मसला है और जितनी बड़ी तहरीक इंसाफ पार्टी बन चुकी है, दूसरी तरफ जगह ना होने की वजह से इन सियासतदानों के लिए भी मसले हैं कि ये कहाँ पे जाएं। अगर ये पीटीआई को छोड़ते हैं तो किस जमात को ज्वाइन करेंगे और उस जमात में तो जगह ही नहीं है। तो ये कुछ मसाइल हैं, लेकिन अभी ये पकड़ दकड़ जारी रहेगी। आज अभी मैं देख रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शीरी रहमान साहबा और तारड़ साहब, और वो यही कह रहे हैं कि जो दाएं बाजू की इजरायली और इंडियन हुकूमतें हैं वो चेयरमैन पीटीआई और तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही हैं। सो हर किस्म का हरबा जो है वो हुकूमती इत्तेहाद ने इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई बात बन नहीं रही और केसेस भी पता चल गया। ये सारा जो नैरेटिव है ये 2-3 लोगों ने बनाना है, जिसमें नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो अभी खामोश हैं, वो अभी कोई अपनी बैकग्राउंड जो सेटलमेंट है एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो ये जो पकड़ दकड़ है फिलहाल तो रुकी हुई है, लेकिन अभी समझ नहीं आ रही किसी को भी कि क्या लाए अमल इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि जब तक चेयरमैन पीटीआई पकड़े नहीं जाते, लोगों को मुकम्मल कॉन्टिन्यूसली जेलों में नहीं रखा जाता, ये पिक एंड चूज किया जाता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उसे छोड़ दिया जाए, तो ये अबहम जो है मेरा ख्याल है रहेगा। बिल्कुल। इम्तियाज साहब, वैसे आपको क्या लग रहा है चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी में रुकावट क्या है? क्योंकि अब तो हमने देखा कि उनकी बहन हैं, उस्मान बुज़दार को देख लें, दीगर जो उनके दोस्त अहबाब थे, जो उनके साथी थे, उनकी पकड़ दकड़ तो हो रही है।
देखिए गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी हो रही है किसी पॉलिटिकल केस के अंदर, जो उनके क्रिमिनल केसेस हैं जो, और फॉरेन फंडिंग केस में क्यों नहीं होता? वो चले जाते हैं कोर्ट में, अगर स्टे ले लेते हैं तो क्या हुकूमत के पास लॉयर्स नहीं है? क्या हुकूमत के पास एविडेंस नहीं है? उनके ऊपर क्यों नहीं जाते? फॉरेन फंडिंग की केस तो प्रूव हुआ था ना, उसमें तो हुकूमत का कोई बंदा मौजूद, कोई बंदा शामिल नहीं था उसमें। तो पीटीआई के खुद एक साबिक पाइनर सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उन्होंने किया था, उसके ऊपर वो हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। और इसके अलावा और जो डॉक्टर उस्मा के अलावा जो उनकी दूसरी बहन है, उनके हवाले से भी तो बहुत सारी बातें हैं ना, और सारे मार्केट में भी हैं। और मुकदमात, अब ज़्यादा मामला होता है तो हुकूमत का कोई स्पोकमैन आके कह देता है कि जनाब ये अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम बगैर इन्वेस्टिगेशन हाथ नहीं डालेंगे। ये अगर ये किसी पॉलिटिकल केस में, देखिए इलेक्शन तौहीन केस, इलेक्शन कमीशन तौहीन केस जो है, हाँ। ये एक, इसके ऊपर भी एक डिबेट हुई थी कि इलेक्शन कमीशन का तौहीन बनती नहीं है, उसके ऊपर आया नहीं, चूंकि उसको एक पावर होती है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस होता है, और उसके ऊपर एक बहस आई थी। तो इसमें उलझे बगैर और जो रियल मुकदमात हैं उनकी तरफ क्यों नहीं जाया जा रहा? और इलेक्शन से पहले अगर गिरफ्तारी की जाती है इमरान खान, ये पीटीआई के चेयरमैन की, तो आप ये समझें कि अवाम में ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा नून के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए, और दूसरी जो जमातें उनके लिए अच्छा नहीं जाएगा। फिर ये कैसे अपना रोना रोएंगे नवाज शरीफ साहब, कैसे रोना रोएंगे दूसरे कि जनाब इलेक्शन के मौके पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उन्हें जेल में बंद कर दिया था, नहीं तो नून ने तबाही मचा देनी थी। तो ये सारी बातें, जो रियल केसेस इतने हैं शुमाइला, इतने हैं, सिर्फ ये पीटीआई के चेयरमैन के लिए नहीं। मैं एतजाज हसन के हवाले से 1990 में जब ये वजीर दाखिला थे, इनसे मैंने खुद अपने कानों से सुना, 31 दिसंबर की बात है, और हम इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे और ये वजीर दाखिला थे। इन्होंने इस पूरी फैमिली के बारे में क्या फरमाया था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, अवेलेबल है, एविडेंस मौजूद है। अब उसके अंदर हम इफ और बट में जब जाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल एवन हैंडेड होना चाहिए, सही है, लॉफुल होना चाहिए, जिसके खिलाफ जो चीज एविडेंस मौजूद है। सिर्फ एक चीज जी काशिफ, मैं अगर इजाजत हो मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि माजी में इलेक्शन कमीशन की तौहीन का मामला हो चुका है, और उसमें बाज़ाब्ता तौर पे बाबर अवान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर की थी। इन्होंने खुद जाके वहां पे टेंडर की थी, और उस केस में, फॉरेन फंडिंग केस में, जब ये मुतअद्दिद बार नहीं आ रहे थे अपने जो नोटिस थे वो देने के बावजूद, और जिसमें इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि फॉरेन फंडिंग की जो सबमिशन हुई डॉक्यूमेंट्स की, वो इनकी वजह से हुई। काशिफ, उसमें और इस इसमें बहुत फर्क है, उसमें और इसमें फर्क है। ठीक है। अच्छा मुनव्वर, आपका इस पर क्या मौकिफ है? आपको क्या लगता है वैसे क्यों मामले को टाला जा रहा है? क्या मसलहत इसके पीछे है? जैसे कि अभी इम्तियाज साहब भी कह रहे थे कि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें गिरफ्तारी तो हो सकती है लेकिन नहीं हो रही। देखिए, जो पुलिस के केसेस होते हैं ना, उसमें तो गिरफ्तारी इमीडिएट हो सकती है, लेकिन जो एंटी करप्शन एफआईआर दर्ज करती है उसमें इमीडिएट नहीं होती। ना नैब की इंक्वायरी में इमीडिएट अरेस्ट होती है, ना ही एंटी करप्शन की केस में इमीडिएट अरेस्ट होती है। इसमें पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में जो अक्यूज है उसको मौका फराहम किया जाता है कि वो आके अपनी सफाई दे। अगर वो सफाई देने में नाकाम रही या फिर उसके खिलाफ इस तरह के स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाए कि उसने वो क्राइम कमिट किया, तो देन फिर गिरफ्तारी होती है। अभी चेयरमैन साहब के खिलाफ जो है एक अराजी का स्कैंडल है, इधर लिया अराजी स्कैंडल, उसमें उनको 5 नोटिस जारी हो चुके हैं, लेकिन वो उसमें शामिल इंक्वायरी नहीं हुई। इसी तरह दूसरी जो है इनकी एलिया बुशरा बीबी, उनको ओकाड़ा में करप्शन के हवाले से 5 नोटिस जारी हो चुके हैं, लेकिन वो उसमें भी शामिल इंक्वायरी नहीं हुए। और अब ये चूंकि ये खान साहब की जो एलिया है, सॉरी उनकी जो हमशीरा है, उनके खिलाफ तो वो एविडेंस आने के बाद जो है एफआईआर दर्ज हो गई है। तो जो इंक्वायरी की स्टेज वो डिफरेंट है और एफआईआर की स्टेज डिफरेंट है। तो फिलहाल इनके खिलाफ तो ये इतने ज्यादा केस बन चुके हैं अब कि शायद वो जमानतें ही करवाते रहेंगे बाकी काफी अरसा तक, जब तक ये इनकी कुछ सेटलमेंट ना हो जाए। यही कंफ्यूजन है कि किस में गिरफ्तार करें, किस में गिरफ्तार ना करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब डिपॉजिट करवा दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत को काफी सहारा मिला है और वजीर खजाना की जानिब से मुबारकबादें भी दी जा रही हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। IMF से मुआहिदा हो गया है और उसकी मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान को इसकी पहली किस्त भी मिल जाएगी और इसके साथ साथ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से भी पाकिस्तान की मदद की जा रही है। ताज़ा खबर
खबर यह है कि स्टेट बैंक में $2 अरब सऊदी अरब की जानिब से डिपॉजिट करवा दिए गए हैं। मुनव्वर बताइएगा, ये पाकिस्तानी मईशत के लिए कितनी अच्छी खबर है और पाकिस्तान की मईशत को कितना सहारा मिलेगा? जी बिल्कुल, ये जो इस टाइम पे रुपए के ऊपर जो प्रेशर था वो थोड़ा सा ये रिलीज होगा। अभी $1 अरब जो सऊदीया ने भी जो वादा किया था वो भी मिलने जा रहा है। और इसके अलावा जो IMF ने जो किस्त रोकी हुई है उसकी भी वो किस्त भी जारी होने जा रही है। और फिर वर्ल्ड बैंक की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो फ्लड रिलीफ के लिए जो अमाउंट फ्रीज की हुई थी वो भी रिलीज हो जाएगी। तो इंशाल्लाह रहमान उसके बाद रुपया जो है वो थोड़ा तगड़ा होगा। और जिस तरह के मौशी माहरीन कह रहे हैं कि वो अब ये डॉलर जो है वो 250 के अराउंड में चला जाएगा। तो जब डॉलर सस्ता होता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं। तो ये अभी मुझे तो ये लग रहा है कि इकॉनमी जो है वो हमारी एक दफ़ा फिर बूस्ट करने जा रही है। और जिस तरह के हुकूमती ज़ुम्मा जो दावे कर रहे हैं कि भी न सिर्फ अवाम को महंगाई से निजात देंगे बल्कि मुल्क को तरक्की की राह पे भी गामजद करेंगे, तो ये चीज़ें इसलिए भी उनके लिए ज़रूरी है कि 3 माह बाद इलेक्शन है जी। अब इलेक्शन में जाने के लिए उन्हें ऑल ऑफ द गेम आउट निकलना पड़ेगा और वो उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले जिस तरह हमेशा आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है, इस दफा भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा कमर चीमा साहब, वैसे IMF से मुआहदे की मंजूरी, उसके बाद जो आप हुकूमती इक़दामात देख रहे हैं मईशत को सहारा देने के लिए, मजमूई तौर पर आपको हुकूमती तरजीहात कैसी नजर आ रही हैं? मईशत कितनी मजबूत होगी इन सारे जो काम किए जा रहे हैं मईशत को सहारा देने के लिए? देखिए, बात तो ये है कि क्या हम लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि नहीं। ये जो कुछ हो रहा है ये तो फायर फाइटिंग हो रही है। अब यहाँ से 1 अरब पकड़ लो, वहां से 2 अरब पकड़ लो, चाइनीज ने दे दिए, सऊदीज ने दे दिए। एक तो ये है फायर फाइटिंग। पर बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या और रिफॉर्म्स तब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो बैठे ना, क्योंकि जब रिफॉर्म्स करेंगे तो अवाम पे बोझ पड़ेगा, जब बोझ पड़ेगा तो हुकूमतें अनपॉपुलर होती हैं, जब अनपॉपुलर होंगी तो वोट जाता रहता है। तो ये काम आपको याद होगा, इमरान साबिक चेयरमैन PTI जब हुकूमत उनकी ख़त्म होने लगी थी तो जाते जाते पेट्रोल की कीमतें कम करके IMF के मुआहदा तोड़ के सारा कुछ ख़त्म करके और फिर इस हुकूमत को मसाइल बढ़ने और ये अनपॉपुलर हो गई आते ही। तो ये तो 9 मई के बाद जो है इनके हालात बेहतर हुए। सो ये जो पोजीशन है ये तब बेहतर हो सकती है, एक तो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हों और दूसरा आपको पता है कि इस साल 2023 में जो फॉरेन रेमिटेंस आती है उसमें भी तकरीबन आई थिंक 14% की कितनी कमी आई है। सो 31 अरब डॉलर से 27 अरब डॉलर पे हम आ गए हैं। सो $4 बिलियन इस दफ़ा वो भी कम आया है। सो ये भी एक किस्म का हुकूमत के ऊपर जो ट्रस्ट नहीं है ये उसी का एक फैक्टर है। सो एक तो ये चीज़ होगी। सो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हों जिसमें तमाम सियासतदान, सियासी जमातें बैठें और एक डायरेक्शन सेट करें। और यहाँ पर हमें एक्सटेंसिवली रेवेन्यू जनरेट करने की ज़रूरत है। और वो अब देखते हैं कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, क्योंकि अभी तो जो हमने बजट बनाया है उसमें से ज़्यादा सारा पैसा जो है वो तो कर्जों की मद में चला जाएगा। तो हमने फिर गुजारा करना है। जी ठीक है। इम्तियाज साहब, वैसे मईशत के लिए कैसा रास्ता चुना है हुकूमत ने? देखिए, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि जब IMF ने अपनी चालबाजियाँ की थी तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी और यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनकी जानिब से भी अपनी एक पॉलिसी शुरू हो गई थी। मैं समझता हूँ ये हम प्लान B समझ लें आप इसको, ना सिर्फ ये ग्रीन पाकिस्तान, अब ये जो एक रिलीजियस टूरिज्म वाली बात हो रही है और दूसरा आपको याद होगा एक स्पेशल एक काउंसिल और वो बनी है जिसमें आर्मी चीफ एपेक्स कमेटी के अंदर शामिल हैं जो नए इन्वेस्टमेंट के लिए ज़राए तलाश करेगा। अब ये $200 अरब की जो बात हो रही है, जो हम ग्रीन पाकिस्तान की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो सऊदी अरब की कल्टीवेशन होती है पाकिस्तान में, बहुत सारी जगह ऐसी, UAE की भी होती है। और ईरान ने जब हम बॉर्डर पे मार्केट शुरू हुई थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे तो वहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट थे ईरान के, उनकी तरफ से यही कहा गया था कि हमें ज़राअत के अंदर ताउन चाहिए हुकूमत पाकिस्तान का, क्योंकि जस्ट नेबर कंट्रीज़ है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाहिर है कि एक आगे बढ़ी है, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें जो हम दूसरी साइड देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान और ये दूसरी चीज़ें जो आई हैं, ये लॉन्ग टर्म में ये सारी सूरत हाल जारी है जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन शुमाइला, महंगाई का ताल्लुक ये कानून रूल ऑफ लॉ से है, डंडे से है। क्योंकि आप ये देख लें, दूध, चावल, घी, दही, ये सारी चीजें आम आदमी के जहन में अभी भी ये सवाल है कि हाँ, ये जो खाने पीने की अशिया सस्ती,
ये इसके अंदर महंगाई होती है। अच्छा और इम्तियाज इसके साहब, एक छोटा सा इशू और है, आप हमें बताइएगा कि आईजी सिंध की जानिब से बड़ा सख्त नोटिस दिया गया है, कम उम्र तलबा में मनशियात की जो सप्लाई है, जो इस्तेमाल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मुख्तसर ज़रा इस मामले पर भी रोशनी डालिए। देखिए, ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। इस वक्त हमारे पोश एरियाज़ में ये बहुत शिकायतें आ रही हैं, लेकिन अब ये मामला जो हमारे गुंजान आबादी वाले इलाके जहाँ पहले भी था, अब लेकिन उसमें बड़ी तेज़ी आई है। जो आईजी ने इस सिलसिले में एक ख़त भी लिखा है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है। इस वक्त पोश इलाके सबसे ज़्यादा टारगेट हैं, और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो ख़ास तौर पर प्राइवेट, वहाँ चूँकि एक अच्छे घराने के लोग पढ़ते हैं उनकी तरफ। लेकिन मैं कम अज़ कम शुमाइला, चूँकि आए दिन जो पोश इलाकों के हवाले से वेबसाइट जो इंडोर्स की जाती हैं, डिस्प्ले करवाई जाती हैं, मैं उसका मुखालिफ हूँ कि जो आप छापा लगाएं, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है ना, उसको सामने नहीं लाएं, वरना तो लोग तरीक़ेकार तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अच्छा काशिफ, आप वैसे हुकूमत की जानिब से अब जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, आप उससे खुश हैं या आपको लगता है कि अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है बेहतरी की? नहीं जी, हुकूमत ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, बड़े अच्छे तरीके से है, बड़े मुस्तकिल मिजाजी के साथ इन्होंने बैगिंग की है, बड़े अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में जाके भीख मांगी है, और जिसकी वजह से हमारे जो है वो पैसे मिलने शुरू हो गए। हमें इस पर खुश होना चाहिए कि सऊदी अरब ने $2 अरब हमारी झोली में डाल दिए हैं। शायद IMF भी हमें हमारी झोली में पैसे डाल दे। उसके बाद सऊदी अरब से मजीद हम एग्रीकल्चर के लिए भी पैसे लेके आएंगे, हम ऑयल रिफाइनरी के लिए पैसे लेके आएंगे, लेकिन हम अपने पैसे वापस नहीं लेके आएंगे। इस पे बात ना कीजिए। ये हुक्मरान अपने फ्लैट बेच के पैसे नहीं वापस लेके आएंगे, अपने कारोबार, अपने बच्चों के कारोबार, उनके बच्चों के कारोबार हम बाहर सेट करेंगे, लेकिन दुनिया से पैसे मांगेंगे हमें मुल्क चलाने के लिए, आवाम के लिए पैसे दे दें, नहीं तो हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। ये काम हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हमने बड़े अच्छे तरीके से किया है, लेकिन हमें यह तौफीक नहीं हुई कि हम ये करें कि इस मुल्क में किरदार दिखाएं। और करैक्टर दिखाने का मतलब यह था कि सारे अपने अपने जो खानदान है उनके कारोबार या उनके एहसास में से 20% ही बेचते और कहते हैं ये हम मुल्क में वापस लाके री इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं मुल्क के खजाने में जमा ना करवाएं, अल्लाह को माने री इन्वेस्ट यहां पे कर दें। सऊदी अरब यहां पे री इन्वेस्ट करवा रहे हैं हम सऊदी अरब से कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर दें, ऑयल रिफाइनरी में इन्वेस्ट कर दें, आप किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दें, चाइना CPEC में इन्वेस्ट कर दें, अमेरिका हमें डोनेशन दे दे, कोई जर्मनी हमें दे दे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि अपने एहसास बेचें, अपने पैसे वापस लेके आए और हम कहें हम ऑयल रिफाइनरी लगा देते हैं। मैं कहता हूं खजाने को तुम्हारे गोली खजाने में ना पैसे जमा करवाएं, लेकिन यहां कारोबार तो करवा ले अपने बच्चों को, अपनी जनरेशंस को। ये किरदार का मामला है। आप मुझे बताएं कि जिस वक्त हमारे अपने हुक्मरानों के साथ बाहर होंगे तो हम कैसे जाके लोगों से इल्जाम नहीं लगा सकते ना। हमारे पॉलिटिशियंस को बुरा कहते रहो, इन सबका काशी सर मैं तो पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा। देखिए पॉलिटिशियन जो है रोल मॉडल होता है। सर पॉलिटिशियन रोल मॉडल होता है। पॉलिटिशियन ने ही ब्यूरोक्रेट को मजबूत किया, पॉलिटिशियन ने ही जुडिशरी को मजबूत किया, ना करते। ये सारे पॉलिटिशियन जिनकी बाहर जायदादें ना, किसी दिन कैलकुलेट कर लें कि कितने अरब डॉलर की हैं, ये लग पता इम्तियाज साहब मैं कह रहा हूँ आप एक जाब्ता बना दें कि जिसके एहसास से बाहर होंगे वो ब्यूरोक्रेट हो, नौकरी नहीं कर सकता। कौन बनाएगा काशिफ? यही तो अहम सवाल है। प्रोग्राम का वक्त खत्म। पार्लियामान सुप्रीम ने इसका एक ही हल है, डुअल नेशनलिटी खत्म करें। ठीक है, डुअल नेशनलिटी सर मैं एग्री हूं, लेकिन पार्लियामान ने करनी है ना, इन पॉलिटिशियंस ने करनी है, पार्लियामान ने करनी है, पार्लियामान करे। काशिफ अब प्रोग्राम में वक्त ज़रा कम है। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब आपका, काशिफ आपका, मुनव्वर आपका, इम्तियाज़ खान फरहान साहब आपका। और अभी जैसे कि काशिफ बता रहे थे कि अपने पैसे बाहर से लाओ, मुल्क में इन्वेस्ट करो, तो इसे तो एक दीवाने का ख्वाब ही कहा जा सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।